बुद्धि बढ़ाने के लिए मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कड़वा खा लिया था, तो उससे कुछ सिस्टम में गड़बड़ हुई, जो कि एक्चुअली नियर डेथ का एक्सपीरियंस है। जो माँ के जैसे माँ ने हाथ पकड़ा, वहाँ से जैसे सफ़ेद रोशनी पूरी आने लग गई और उसने मुझे पूरा भर दिया। हम जब अपनी एनर्जी हमारी कम होती है, तभी हम बाहरी इन्फ्लुएंस में इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। आई वॉज फीलिंग कि मुझे प्यार नहीं है। हस्बैंड सबकी केयर करते हैं, मेरी केयर नहीं करते। पूरा शरीर में बहुत हेवी भी होती चली गई, माइग्रेन होना, थायराइड होना, बहुत अपनी बात को जैसे मुझे लगता था मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, बहुत जो घुटन, गुस्सा, ये सब और बढ़ने लग गया। एक बात मेरे दिल में बहुत बुरी तरह से दब गई थी, सदमे की तरह, बहुत पेन हुआ था मैं, और वो मैं किसी को बता नहीं पा रही थी। इतने तुम्हारे टेंशन है, तुम्हारे लाइफ के इतने चैलेंजेस हैं, ज़रूर कर्म बुरे किए होंगे। मेरी हाथ की मुट्ठी में ये जो रेखाएं हैं वो मेरे मुट्ठी में है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। हर मंत्र का एक वाइब्रेशन होता है, वो एक सर्टेन एनर्जी क्रिएट करता है, और उस सर्टेन एनर्जी में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आत्मा परमात्मा का अंश, वो धरती पर क्यों जन्म लेती है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, वो अपने कर्म को, अपने नए नए लेसन को सीखने के लिए ही धरती पर जन्म लेती है। इसी के संदर्भ में वो अपने परिवारजन को चूज़ करती है, पहले से निर्धारित करती है कि मुझे इन सबके साथ धरती पर जाकर रहना है और सीखना है। वो परिस्थितियाँ भी चूज़ करती है और जीवन में उन सबके ऊपर काम करके वो अपनी आत्मा का जो लक्ष्य है उसको पूरा करती है। तो आज हम मिलेंगे एक सीनियर पिरामिड मास्टर शंपा मुखर्जी से, जो कि मुंबई में रहती हैं। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्मिक में, वैसे तो देखा जाए 2009 से PSSM के साथ, पिरामिड मेडिटेशन के साथ शुरू किया, परंतु उनके जीवन का जन्म जो है बचपन से ही उनकी माँ के सिखाए हुए मार्ग के माध्यम से, वो बचपन से ही ध्यान में थी। तो अधिक समय ना लेते हुए हम उन्हीं से उनके जीवन के बारे में पूछते हैं और समझते हैं। स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है शंपा मुखर्जी आपका आत्मा की यात्रा शो में। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अपने बारे में सबके साथ मिलकर हम जो बातें करेंगे, मुझे इसके लिए भी बहुत खुशी है। जी शंपा जी, जीवन की यात्रा बचपन से ही शुरू होती है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके बचपन के अनुभव या माँ की गर्भ से जो आपने बाद में भी सुना, उन अनुभवों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी, जो बातें मैंने माँ से सुनी थी वो, मेरी माँ जो है, बेसिकली हम लोग जो बंगाली, हम लोग बोलते हैं बंगाली ब्राह्मण फैमिली, और इसका मेरी माँ जो है वो काफ़ी वो करती थी कि ब्राह्मण है तो एक नियम इस तरह से चलना चाहिए, एक अच्छा पालन होना चाहिए, एक संस्कार होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, गुण होने चाहिए। ये सब बातों पर माँ का बहुत ज़्यादा रहा है, और इस बात पे तो खैर मेरे पिताजी भी काफ़ी था उनका, बचपन से ही मैंने देखा है वैल्यूज़ पर। तो जो याद आता है मुझे, तो ये समझ आता है कि माँ जो थी, बेसिकली हम लोग प्रवासी बंगाली हैं। प्रवासी यानी जो बंगाल से बाहर जो रहे हैं। तो आप ये लीजिए कि 4 पुश्त जो हमारी हैं वो बंगाल से बाहर। तो मैं अपने आप को भारतीय बोलती हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो हैं वो लखनऊ में बड़ी हुई हैं, मेरे नाना जी इलाहाबाद से, मेरे दादाजी बंगाल से आकर दिल्ली में रहे, पिताजी का भी ऐसे ही। मेरी दादी जो थी वो राजस्थान, जयपुर। तो आप समझ लीजिए मैं भारतीय अपने आप को बोलती हूँ। बाद में भी हम लोग पूरे भारत ही घूमते रहे नियरली पापा की वजह से। तो जो बचपन में जैसे मेरा बर्थ होने से पहले माँ बताती कि उनको बहुत ब्लड प्रेशर बहुत राइज़ हो गया था। मेरी माँ, जब मैं बर्थ हुआ तो शी वाज़ वेरी यंग, करीब 20 साल की थी वो जब मेरा बर्थ हुआ है।
उस एज में ऐसा होना बड़ा अजीब सी बात है, पर इतनी उनका ब्लड प्रेशर हो गया था कि वो गिरने लगी थी, वो ये बताती हैं। तो ये इसका आंसर मुझे बाद में पता चला था कि ऐसा क्यों हुआ था। वो मेरे अंदर, जो मैं बाहर आने में बहुत डर रही थी, जो बातें मैं माँ के गर्भ में, माँ के साथ, माँ के भावनाओं से जुड़कर मुझे एक डर लगा था कि मुझे, जो मैं हूँ, उस रूप में मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए मुझे बाहर आने में बहुत डर लग रहा था। तो जिसका इफ़ेक्ट माँ को दिख रहा था कि उनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और वो भी उनका भी वो कुछ फ़ोर्सेप डिलीवरी मेरा हुआ था। शंपा जी, एक बीच में बात पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी ये बोला कि जो एक माँ अनुभव करती है उस समय या सोचती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उस बच्चे पे पड़ता है। तो ये आपका अनुभव है जी। कि क्योंकि आप फ़ील कर पाई कि भी पहले से ही फ़ील कर रही थी। पहले से ही था ये, और बाद में जब अपने आप को मैंने देखा, जब बाद में लेटर ऑन ध्यान में आने के बाद अपने बारे में और गहराई से खोज की, तब मैंने देखा कि गर्भ के जो संवाद हो रहे थे और मैं क्या बात कर रही थी, उसको मैं रिलेट कर पाई। उससे पहले तक तो मुझे यही पता था कि तुम्हारे बर्थ के पहले मैं इतनी यंग थी, पर इतना मेरा ब्लड प्रेशर हो गया कि मैं तो ऐसे गिर रही थी, तो एक नर्स भागती हुई आई, उन्होंने जो पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मेरा बर्थ हुआ, और बर्थ के बाद जहाँ तो बेटी देखकर माँ ऐसे बैठी थी कि पता नहीं क्या होगा, मेरे फादर जो थे वो पूरे लखनऊ के क्वीन मेरी हॉस्पिटल में मुझे लेकर डांस कर रहे थे। तो मम्मी को था थोड़ा-सा जो एक्सेप्टेंस का कि पता नहीं ये एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये बात थोड़ा मन मम्मी के अंदर से निकला। लेकिन उनको ये भी डर लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही सर ना चढ़ा लें, जो कि उनको हमेशा डर होता था कि पहली लड़की अगर हो गई, वो ज़्यादा ही सर चढ़ी होती है। तो उनको ये बात का डर भी था। तो इसीलिए बचपन से ही माँ जो थी मेरे लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी, बचपन से ही, ऐसे नहीं। लेकिन उसमें भी मेरे अंदर मैं माँ को खुश करने की बहुत कोशिश करती थी। और मम्मी ये भी बताती थी कि मैं एकदम छोटी-सी थी और मेरे से ज़्यादा बोला भी नहीं जाता था कि कोई आए हैं तो कप पेन मैं ले जाऊँ, ऐसे करके मैं उनको बोलने की कोशिश करती थी। लाइक प्लीज़र एक आ गया था मेरे अंदर कि माँ को मुझे खुश रखना है। मेरे साथ अंदर प्रश्न भी बहुत होते थे। मैं जो भी होता था मैं पूछती थी क्यों? और माँ अगर थोड़ा बताएँ तब तक तो सुन लेती थी, और अगर थोड़ा गुस्सा दिखाती तो भाग जाती थी। फिर और किसी से पूछती थी। तो क्वेश्चन मेरे अंदर बचपन से बहुत है। क्यों है? क्यों है? क्या है? ये बहुत ज़्यादा। और साथ ही में ये जो प्रूव करना है, ये वाली बात में ऐसा था कि बचपन से ही मुझे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है और उसमें जीतना भी है। ये बात बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कूट-कूट कर था। और हमेशा मैं अपने तरफ से बेस्ट मुझे करना ही है, ये मैं कोशिश होता था। तो एक बार एकदम बहुत छोटी थी तब मैं, और मैंने पार्टिसिपेट किया था, और पार्टिसिपेट करते वक़्त वो एक फ्रॉग रेस होता है, वो था। और उसमें मुझे सेकंड मेरा पोजीशन आया था, पर उन्होंने मुझे कोई प्राइज़ नहीं दिया। तो मैं चुप हो गई और आके सो गई, और मुझे पता है मुझे बुखार आ गया था। तो मेरे फ़ादर जो थे वो बड़े मतलब कोई गलत है तो उसके लिए स्टैंड लेना बहुत। तो उन्होंने कहा कि बच्चे का थर्ड प्राइज़ तक जब आप होते तो इसको क्यों नहीं दिया आपने? तो मुझे याद है कि जो ऑर्गेनाइज़र थे वो घर आके उन्होंने वो गिफ्ट दिया। इनफैक्ट उसका सेट जो था वो काफ़ी सुंदर सेट थे बच्चों के लिए, वो काफ़ी लंबे समय तक मेरे पास रहा था। तो दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। और एक बात जो फ़ादर का भी उस वक़्त लगा कि अरे हार नहीं मानना, उतनी छोटी में जैसे इम्बाइब हो गया कि अगर कोई बात सही नहीं है तो यू नीड टू टेल। ये थोड़ा-सा आया। और अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो उसमें मुझे जो बात बहुत डीपली याद है, वो यूँ था कि मेरे पास एक गुड्डा होता था जो मैं बहुत पसंद करती थी, उसको लेके हमेशा घूमना होता था। तब मेरी बहन का बर्थ हो गया था और मम्मी सबको सँभालते-सँभालते बड़ी परेशान रहा करती थी। तो मैं उसको ढूँढ रही थी और मुझे वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने मम्मी को पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं पता, तुम ही देखो कहाँ होगा। तो मैं इधर देखूँ, नहीं देखूँ, समझ नहीं आ रहा। तो रूम में एक पिक्चर लगा हुआ था, एक बड़ा-सा, तो एक बीइंग थे, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, उस वक़्त तो कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने उनको बोला, "आप तो यहाँ हो, आप बताओ कि आपने मेरे गुड्डा देखा है क्या?" तो एक गंभीर सी आवाज़ आई, "बेड के नीचे देखो।" तो मैं झुक के ऐसे ही तुरंत देखी तो मुझे सामने है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक और बात लगी कि यानी ये हैं, जो एक नोइंग थी, वो नोइंग मुझे भी नहीं पता कहाँ से आई।
कि भाई अगर है कोई फ़ोटो है तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। ये मेरे लिए बड़ा नॉर्मल था उस वक़्त, जो मैंने किया। उससे पहले तक ये मेरे लिए उस वक़्त बहुत एम्पावरिंग लगा, क्योंकि उससे पहले जो मेरा समय थोड़ा-सा गया था, थोड़े बैक में, कि मैं तब केजी में थी, और केजी में होने की वजह से भी उस वक़्त 17-20 तक के टेबल्स को याद करना, और मेरे से याद नहीं होते थे, और मम्मी तब प्रेग्नेंट थी और बहुत सारी परेशानियाँ उनके साथ थी। तो मम्मी गुस्से में आ जाती थी और मुझे पनिश करती थी, कभी बंद कर देना, डाँटना, मारना, ये सब कुछ था। तो ये मेरे अंदर से सिकुड़ती जा रही थी, ये मुझे नहीं पता था। लेकिन जब ये कम्युनिकेशन हुआ तो मैं अपने अंदर से मैंने एक पावर महसूस किया कि मेरे अंदर से जो चीज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई कैन टॉक, आई कैन आस्क। बाद में मैंने मम्मी से पूछा भी ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये तो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी हैं तो हनुमान जी का जो चित्र था वो कुछ यूँ था कि वो जैसे ध्यान करते हैं, और उनका राम का है, तो राम का ये ध्यान करते हैं। तो मैंने कहा अरे वाह! कुछ ऐसा है, ये पावरफुल है, ये ध्यान करते हैं इसलिए पावरफुल है, ऐसा भी मेरे अंदर थोड़ा-सा आया। तो वो कैसे करते हैं? ये भी प्रश्न था। तो माँ कहती मैं वो जैसे पूजा करती हूँ वैसे इन्होंने भी राम की पूजा की। तो मैंने कहा अच्छा ऐसे क्या, मतलब राम, राम बोलना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? अब तुम छोटी हो, सीख जाओगी। लेकिन मैंने एक चीज़ जाना कि हनुमान जी से बात किया जा सकता है। वो क्या कर सकते हैं, मम्मी अगर नहीं बता रही तो उनसे भी पूछ सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत एम्पावरिंग बात थी। जो इसके पहले एक आप कह सकते हैं कि मैं सिकुड़ती जा रही थी, मम्मी को प्लीज़ करना है, और इनर फ़ियर जो भी था, वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हो एक आ गया, और साथ ही में पापा का भी काफ़ी सपोर्ट भी आ गया। ये सब बात मैं बता रही हूँ तब हम लोग पतरातू में थे, केजी तक। पापा का ट्रांसफ़र हुआ बरौनी। बरौनी में जब आए तब वहाँ पर स्कूल्स थे कुछ एक। पापा ने कहा देखो बेटा ये 2 स्कूल्स हैं जहाँ पर तुम एडमिशन ले सकती हो। दोनों जगह मैंने उसमें किया, दोनों ही क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा, पापा ने कहा तुम्हें कहाँ लेना है? यहाँ पर मुझे अंदर से आया आई कैन चूज़। ये एक बड़ा एम्पावरिंग फिर से बात है, मेरे पापा ने मुझे बहुत एम्पावर किया, यू कैन चूज़। तो मैंने फिर कहा कि अच्छा फिर मैं कैसे करूँ? ये 2 हैं, तो उन्होंने दोनों का प्रोस एंड कॉन्स बताया। यानी फादर कैसे कर रहे हैं, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं सोचती हूँ कि आज सबको समझ आना है, क्योंकि छोटा बच्चा हर बार अपना शायद चॉइस नहीं ले पाता, पर उसको अगर साथ में पॉइंट्स बताए जाएँ, तो वो कर सकता है कि देखो बेटा ये वाला जो है तो ये कॉन्वेंट स्कूल, पर यहाँ से अगर मैं ट्रांसफ़र होता हूँ, तुम्हें पता है मेरा ट्रांसफ़र का जॉब है, तो तुम्हें दूसरी जगह दिक्कत आएगी, लेकिन दूसरा वाला जो है वो केंद्रीय विद्यालय है। यहाँ पर हमारे संस्कार भी रहेंगे, यहाँ पर आप बहुत सब कुछ और सीख भी सकते हैं, और कहीं हमारा ट्रांसफ़र हो जाए वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बात जो उन्होंने बताई, तो मैंने कहा पापा फिर हम उसी में जाएँगे। तो वो जब मैं उधर जाने लगी, तो वहाँ सीधा ही, क्योंकि मेरे नंबर इतने अच्छे थे कि क्लास 1 के बजाय मैं सीधा क्लास 2 में गई, और काफ़ी अच्छा भी उधर करने लगी, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स भी मेरे आने लग गए। वहाँ पे मैं अपने आप को और एक्सप्लोर करना ये सब कर रही थी। हर तरह से आप ये ले लीजिए कि मैंने कंचे भी खेले, गुल्ली-डंडा भी खेला, और जो भी जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, चाहे डांस बोलिए, गाना बोलिए, जो बोलिए, हर एक में मैंने पार्टिसिपेट करना, और खूब खेला, खूब जाके, मतलब हर तरह से हर जगह पर आप स्पोर्ट्स इवेंट हर एक में अपने आप को जानना। तो वहाँ पर एक स्कूल में मेरा एक, मैंने अपनी एक जैसे पहचान बनाई थी, कहीं जो मुझे अपने आप को प्रूव करना था, वो बात सामने आ रही थी, सर्टिफ़िकेट, सर्टिफ़िकेट, सर्टिफ़िकेट्स हर जगह। तो वहीं पर मैं तब क्लास 6 में थी, तो क्लास 6 का जो फाइनल रिज़ल्ट निकल रहा है, तो उसमें मैंने देखा कि मैथ्स में, साइंसेज़ में तो मेरे एकदम 90s में नंबर हैं, पर जो संस्कृत है, उसमें मेरे 60s में मार्क्स हैं। तो जो हमारे टीचर, हमारे उपाध्याय सर थे, तो उन्होंने कहा कि देखो, लोग मैथ्स, साइंस में तो नंबर ले लेते हैं, संस्कृत में नहीं लेना सबके बस की बात नहीं है। तो मैं बड़ी उदास हो गई। मैंने घर आई, मैंने माँ को बोला कि माँ के सब्जेक्ट संस्कृत था, मैथ्स उनका, संस्कृत, म्यूज़िक, ये सब सब्जेक्ट, साइकोलॉजी महोदय का सब्जेक्ट था। तो मैंने पूछा मम्मा आपका भी तो संस्कृत सब्जेक्ट था, इसमें नंबर लेना सचमुच बहुत मुश्किल होता क्या? तो कहती नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैथ्स जैसा है। अगर आपको बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात माँ ने बताई, किसी भी चीज़ का अगर आपको बेसिक बात पता है, तो आप उसमें कितने भी आगे जा सकते हो। तो उन्होंने बताया कि जो संस्कृत है
उसका अगर आपको शब्द रूप धातु रूप अगर आ जाता है, तब आप उसमें कहीं पे भी कितने भी आगे जा सकते हो। आपको बेसिक पकड़ आ जाए क्यों, कहाँ पर क्या यूज़ करना है, तो कर सकते हो। उस दिन से डिसाइड किया कि मुझे अलग सोना है, और अलार्म लगा के सुबह उठकर पूरा पूरा अच्छे से उसको क्लियर करना शुरू किया। समझना, उसको लर्न करके क्यों ये किया है, यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग, एक सब्जेक्ट की जो पकड़ है वो मेरे अंदर आने लगी। इस सब्जेक्ट की पकड़ के बाद जो है, उसी में मैं ये बताना चाहूँगी कि बचपन में से ही मैंने पेरेंट्स को हमेशा पढ़ते देखा है। डिफरेंट बुक्स को उन्होंने पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसकी चर्चा करना। जो माता-पिता थे, तो जब भी हम लोग बैठते थे, तो वहाँ पर ऐसा होता था कि वो तो गाना जो है, वो संगीत मेरी माँ का था ही, वो संगीत उनको गाना है, या जो फादर हैं वो भी ये वाला, तो उस वक़्त ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। ये बुक जो है देखो, इस बुक में हमारे बंकिम चंद्र हैं, उसके बाद प्रेमचंद्र जी का हिंदी का है, और उसी तरह से बंगला में भी ऐसे बहुत सारे हैं, ग्रेट ग्रेट रविंद्रनाथ जी हैं, बहुत सारे। उनके बुक्स पढ़कर उनके भावों को बताना, तो मैं उनके साथ लिंक करती थी। और मुझे भी बुक पढ़ना है, तो अपने लेवल में मुझे जो समझ आता था कि मैं जाके जितने भी कॉमिक्स हो गया, ये करना वो करना है, ये क्यों है वो क्यों है। बचपन में मेरे जो सवाल थे, उनके कई आंसर्स, क्योंकि तब बाद में माँ के ऊपर काफ़ी सारे जिम्मेदारी आ गई थी, तो मेरे क्यों का आंसर वो उतना नहीं दे पाती थी, तो ये बुक्स जो थे वो मुझे काफ़ी आंसर दे रहे थे। तो उन चैलेंजेस में ही मैंने बंगला भी पढ़ना सीखा कि अरे मेरे और भी मेरी और बुक्स पढ़ पाऊँगी। ये एक लोभ था मेरे अंदर कि मुझे ये भी सीखने को, क्योंकि उस वक़्त अब बाहर तो हम बंगला तो सब पढ़ते नहीं हैं। तो वहाँ पे मैंने सीखा उसको, और पूरा उसको अंडरस्टैंड किया, और ये जो हैबिट लैंग्वेज सीखने की वो मेरे बाद में भी रही, और मुझे बड़ा मज़ा आता है अलग-अलग लैंग्वेज सीख कर उस वोकैब्युलरी में और जानना, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मेरी छुटपन से ही आप कह सकते हैं इम्बाइब हो गया मेरे अंदर। तो झंपा जी, आपकी और कौन-कौन सी लैंग्वेजेस हैं? आपने हिंदी में तो आप बात कर ही रही जी, हैं, जी। बंगला आपकी फैमिली मातृभाषा बचपन की लैंग्वेज है। जी। और कौन-कौन सी लैंग्वेजेस? अ, तो ये जब उधर ही थे, बरौनी में ही थे बिहार में, तो वहाँ पर हमारे घर में हेल्प में हमारे गोठे बहादुर थे। तो उनको, वो छोटे से आए थे, तो उनको नेपाली जो थी वो, उनको नेपाली आती थी और हमें नेपाली नहीं आती थी। तो वो हमें नेपाली सिखा गए, तो नेपाली आ गई थोड़ी-थोड़ी। मैं नहीं कहूँगी कि उस वक़्त तो फ्लुएंट आती थी, अभी उतनी नहीं आती है, पर उनके जो गाने रेशम फिरीरी और ये सारे, वो बहुत मज़ा आता है, और बहुत दिल से जुड़ाव भी नेपाल से। जितना हम लैंग्वेज भी जानते जाते हैं, वो जगह से भी जुड़ाव और बढ़ जाता है। तो नेपाल से भी हम गए भी थे, तो बड़ा अच्छा कनेक्शन वहाँ महसूस हुआ। दार्जिलिंग गए थे, तो वहाँ भी ये भाषा बोली जा रही थी, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो सीखा। उसके बाद में जब दूसरे जगह पे गए, पंजाब गए, तो पंजाबी सीखी, वो गुरमुखी कैसे लिखते हैं पढ़ना, वो सीखा। अब महाराष्ट्र में आए तो वहाँ की भाषा, और जो मज़ेदार बात जो मैंने सीखी कि भाषा कम्युनिकेशन है, और ये एनर्जी होता है कुछ। क्योंकि बाद में जब मैं पीएसएसएम से भी जुड़ी, तो सर जो भाषण बोल रहे हैं वो तेलुगु में बोल रहे हैं, लेकिन मैंने कई मोमेंट्स में ऐसा महसूस किया कि मुझे वो सब समझ आ रहा है। एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी है भाषा, आप उसके साथ जुड़ जाओ तो आपको समझ आने लगता है। ये बात मेरे लिए बहुत अच्छी हो गई थी, तो बहुत सारी बातों को समझना बाद में भी मेरा शुरू हो गया। तो बचपन के इस सब में एक इंसिडेंस याद आता है मेरा, ये बचपन का ही है, और उस वक्त कुछ यूँ हुआ था कि आई फेल्ट कि अ, मैं आमतौर पे, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत एक्टिव थी, बहुत तंदुरुस्त थी, पूरी हट्टी-कट्टी, मेरे पापा का भी था मेरी बेटी हट्टी-कट्टी होनी चाहिए, कुछ ऐसा भी था। तो मैं बड़ी ऐसे थी। तो एक बार ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने ऐसा कुछ अपने को और बुद्धि बढ़ाने के लिए मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कड़वा खा लिया था। तो उससे कुछ सिस्टम में गड़बड़ हुई, तो मैं बहुत उल्टियाँ करते-करते मेरा इतना बुरा हाल था कि मेरे को सलाइन चढ़ाना पड़ा था। उस सिस्टम में मेरी क्या हुई, एनर्जी बहुत खुद मेरी डाउन हो गई, और उसी शाम को मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे अपने वश में नहीं हूँ, और जैसे कोई मुझे जैसे ओवर पावर कर रहा है और अपने हिसाब से चला रहा है। तो मेरे पापा जो थे, उन्होंने एनर्जी साइंस पर बहुत काम किया था कि एनर्जीज़ क्या होती हैं, कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, इस पर उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो वो अपने हिसाब से वो चीज़ें कर रहे थे।
माँ को कुछ पता नहीं था। वो जब मुझे उन्होंने ऐसे डरा हुआ देखा कि इतनी डरी हुई है, क्या हुआ? तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ? तो मैंने कहा कि ये मुझे लेके जाने को बोल रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, मेरे साथ चल। माँ को इतना मैं जानती हूँ कि वो भोली वाली थी, बस पूजा पाठ करने वाली साधारण महिला थी। पर उनकी एक विल पावर मैंने हमेशा से देखी है, क्यों नहीं कर सकते? ना रहो, ना निराश करो मन को, हमेशा वो मुझे बोलती थी। तो उन्होंने मुझे बोला, देखती हूँ मेरी बेटी को मेरे से कौन लेके जा सकता है। बोलकर उन्होंने कहा चल मेरे साथ। बोलकर बेड में उन्होंने मुझे लिटाया और मेरा हाथ यूं पकड़ लिया कि देखती हूँ कौन मेरी बेटी को मेरे से लेके जा सकता है। और इमीडिएटली जहाँ मैं एक्चुअल में सिंक कर रही थी, जैसे गहरे कहीं जाती जा रही हूँ, जो कि एक्चुअली नियर डेथ का एक्सपीरियंस है, जो मुझे बाद में पता चला, वहाँ पर से माँ के जैसे माँ ने हाथ पकड़ा, वहाँ से जैसे सफ़ेद रोशनी पूरी आने लग गई और उसने मुझे पूरा भर दिया और मैं एकदम शांति से सो गई। बाद में रियलाइज़ हुआ कि माँ के अंदर कितनी शक्ति होती है। उसे कुछ पता हो नहीं हो, जो संकल्प शक्ति है उससे कुछ भी कर सकती है माँ। ये बाद में मैंने जब अपना पावर, माइंड पावर और ये सब के बारे में जाना, तब मैंने कहा अरे माँ ने तब इतना यूज़ किया था, मुझे तो पता है, माँ को भी शायद पता नहीं, पता था कि नहीं। दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बाद में ये चीज़ मुझे नज़र आई कि हम जब अपनी एनर्जी हमारी कम होती है, तभी हम बाहरी इन्फ्लुएंस में इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। और माँ जो थी अपनी विल पावर में, उस ऊर्जा में वो भरी भरी थी, इसीलिए वो एक वैसी एनर्जी उन्होंने मेरे लिए क्रिएट कर दिया। आपको ऊपर उठा पाई। यस, जहाँ मैं वो सिंक कर रही थी वहाँ से वो मुझे उठा पाई। और एक भरोसा भी मेरे अंदर आया दैट कितना भी डरावना सिचुएशन लगे, आपके अंदर अगर संकल्प और शक्ति है तो आप निकल सकते हो उसमें से। तो ये एक बहुत मेरे लिए एम्पावरिंग बात रही, जो मुझे आगे भी इसने बहुत मुझे मदद किया। क्योंकि ये जो सिचुएशन थी, ये सिचुएशन मेरे पास बाद में भी आई। बाद में यूँ आई कि मैं तब हॉस्टल में आ गई थी पढ़ने के लिए और वहाँ पढ़ते हुए मैं बहुत बुरी तरह से बीमार हुई थी। और मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे यहाँ से वापस अपने हॉस्टल में जाना है। मैं जिन रिलेटिव के पास थी, तो मैं जाके मैंने कहा कि मुझे ठीक होना है, जो भी हो मुझे ठीक होना है। उस ज़िद से मैं वापस गई थी। ये सारी बातें थी। बचपन में ही मैं एक चीज़ भी नोट करती थी कि बहुत सारी चीज़ों का एहसास मुझे हो जाता था। जाके एहसास होना कि ऐसा हो सकता है, कोई बात पे स्टैंड लेना कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको अपने तरीके से बोलना, ये सारी बातें मेरे अंदर से पापा ने बहुत इम्बाइब किया था। और ऐसे ही करते हुए कहाँ माँ को ये भी बात थी कि लड़की, पता नहीं, मैं लड़की हूँ, मैं अपना एजुकेशन पूरा नहीं कर पाई, माता-पिता को लगा पता नहीं इसकी शादी होगी कि नहीं, बोल के फटाफट शादी करा दिया। और कहाँ मैं, मेरे पापा जो थे वो कंस्ट्रक्शन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, तो जहाँ-जहाँ वो इलेक्ट्रिकल साइट्स होते थे, थर्मल पावर स्टेशन, वो वहाँ जाते, तो इंटीरियर में होता था। तो माँ को इतना समय भी नहीं मिला कि वो परस्यू कर सकती थी कि अपनी जो वो म्यूज़िक में वो आगे जाना चाहती थी, तो वो नहीं हुआ। तो वो भी उनके अंदर बड़ा क्षोभ था कि ये नहीं हुआ, लड़कियों को नहीं होता है, तो ये उनको, इसलिए वो मेरे ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट थे कि नहीं, तुम्हें अपने आप को करना है आगे। मुझे बहुत एनकरेज करती थी, हर बात के लिए एनकरेज बहुत करती थी। कोई चीज़ नहीं आ रहा है करो, पापा भी, ये दोनों का आप कह सकते हो बहुत करो, 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 ये बहुत था। तो एक एक जो कहते हैं ना, हम एक बाउंड्री बनाना कि मैं इतना ही कर सकती हूँ, वो मेरे लिए कभी बना नहीं, कि इतना ही कर सकती हूँ, वो नहीं था। हर बार जैसे हर बाउंड्री को चैलेंज करना। और सही में मैं अभी भी अपना लाइफ देखती हूँ तो लगता है अरे बाप रे, शायद यही है कि हर बार जैसे नया, अच्छा ये वाला भी, वो कहते हैं ना, वो हाई जंप में कहते हैं ना, वो हाइट बढ़ा देते हैं, लिटरली जैसे मेरे लिए ऐसा ही होता है कि वो हाइट और बढ़ा देते हैं। और वो जो उन्होंने जो एक तैयार किया, उससे मेरे अंदर उनको जंप करने की जैसे आ गई। तो इस तरह से मेरा लाइफ जो है वो चलता रहा बचपन से। अ, ऐसे ही समय में मेरे फादर जो थे, तब क्लास में थी इधर, दिल्ली में हॉस्टल में थी, तो मुझे 1 साल रहने के बाद मैंने कहा अभी मुझे नहीं रहना, पापा प्लीज़ आप कुछ करो। तो जहाँ वो इंटीरियर, मतलब बंगाल में उनका ट्रांसफ़र हुआ था, जहाँ मेरे आगे की क्लासेस नहीं थी बरौनी से, तो मैं सीधा दिल्ली में आ गई थी, तो हॉस्टल में मुझे नहीं रहना था।
तो पापा ने अपना पूरा लाइन ही चेंज कर दिया और वो इधर आ गए, अपने चंडीगढ़ आ गए। तो चंडीगढ़ में फिर आप कह सकते हैं कि मेरी बाकी की एजुकेशन क्लास 8 ऑनवर्ड से मेरी इधर शुरू हुई। लेकिन विद इन एन ईयर जो है बहुत सारी घटनाएं शुरू हो गई मेरे फादर की, बड़ी अननेचुरल सी। और मेरे फादर गुजर गए। उस दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा कि व्हाट आर द एनर्जीज। हम जितना समझते हैं, जो शरीर हमें दिख रहा है, शरीर बीमार है, दिख रहा था कि पापा बीमार है, पर एनर्जीज को ठीक किया गया तो पापा एकदम, जहाँ पर कोई उनको होश नहीं है वो उनको होश आ रहा है। तो दैट मीन्स एनर्जी को हम ठीक अगर करते हैं तो उसका एक इफेक्ट आता है। ये बात मुझे समझ आई बचपन से। जैसे माँ माँ जैसे वो राम का नाम उन्होंने बोला या वो जो भी जाप करती थी वो मुझे उन्होंने बताया, तो मैं क्या करती थी कि मैं थोड़ा करती थी और बैठ जाती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था क्या करना है, पर मैं एकदम शांत हो जाती थी। उस शांति के समय पर मुझे बहुत एनर्जी होता था और वो एनर्जी मुझे आगे कई बार अंदर से इंट्यूशन देता था, अभी ये करो, अभी ये करो। वो एक इनर आवाज़ आती थी, अभी ये करो। और उसको जब मैं सुनते हुए चलती थी तो मैं देखती थी चीज़ें जो हैं, जहाँ मैं नहीं समझ रही हूँ उसका आंसर मुझे मिलता जा रहा है। तो बहुत सारी बातें जो हैं मुझे ऐसी समझ आती थी, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होती थी। और पापा जो हैं वो 1 साल के अंदर ऐसे बहुत बीमार हुए, एनर्जीज़ का उठा-पटक हुआ कह सकते हैं, और वो नहीं रहे। तो तभी पापा का भी ऐसे गुज़रना, और मेरे लिए था कि पापा ने कहा कि पापा को मैं हमेशा देखती थी कि जैसे मेरे कज़िन्स थे, उनके अच्छे मार्क्स को वो बहुत एनकरेज करते थे, तो मुझे भी था कि मुझे अच्छे नंबर लेने हैं। और उन्होंने मुझे चैलेंज भी दिया था कि क्लास 10th में अगर बोर्ड में तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आएँगे, तो मैं तुम्हें गिफ्ट करूँगा कुछ। तो ख़ैर उस रिज़ल्ट के लिए तो ख़ैर वो रहे नहीं। पर एक चीज़ मैंने उस वक़्त एक डिस्कवर किया कि वो क्लास में हमें कुछ थ्योरम समझा रहे थे और मेरे समझ नहीं आया। तो मैं, टीचर चले गए, उसके बीच में दूसरे टीचर आते, बीच में गैप था, तो मैं गई अपने यहाँ जो ब्लैक बोर्ड था उसमें चॉक उठाया और लिख के वो लिखने लग गई। लिखते-लिखते मैंने कहा अच्छा इसके बाद ये, अच्छा ये यूँ हुआ था, अपने आप में बोल रही हूँ और वो करती जा रही हूँ और करते हुए वो ज़ोर से बोल रही हूँ और बोलते हुए लास्ट में मैंने कहा यस अब समझ आ गया। बोलकर जब मैंने हाथ झाड़ा, झाड़ते हुए जब मैं मुड़ी तो बाकी क्लास के जो सारे हैं वो कहते हमें भी समझ आ गया शंपा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं मुस्कुराई और मैंने कहा देखो भाई, किसी को समझ आया नहीं पता, मुझे अच्छे से समझ आ गया। तो एक बात समझ आई कि अगर मैं कोई चीज़ सिखा रही हूँ तो वो मुझे अच्छे से समझ आ रहा है। तो ये एक नींव आप कह सकते हो जो मेरे पड़ी, जो मैं क्लास 11 से मैंने ट्यूशन शुरू कर दी। तो सब्जेक्ट, हाँ, शंपा जी, इसको साथ हम ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे आप ही ने कहा तो आप ही इसको ऑथेंटिकेट करेंगे कि जैसे हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लिख रहे थे, ठीक है, तो हमारी अवेयरनेस 100% उस मोमेंट पे थी बिल्कुल और आप अपनी इनर के साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे। बिल्कुल तो जब हम इस परिस्थिति में होते हैं तो हम कोई भी सोल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। सही बात। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया रोना जी कि हम जब अपने आप से जुड़े होते, क्योंकि मेरे अंदर उस वक़्त और कोई बात नहीं थी कि मेरे क्लास वाले मेरे को देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे उसको सॉल्व करना था और मैं पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व थी। तो वो पूरा आंसर भी समझ आया और बहुत डीपली मेरे अंदर आ गया। वैसे भी मेरे ऐसा था, कोई भी चीज़ को मुझे ढूँढना होता तो मैं उसमें और गहरे जाती थी। तो ये बात थी। और 10th के बाद मैंने काफ़ी, मुझे जो ये एनर्जीज़ का मैंने बताया तो बहुत इंटरेस्ट मुझे जगा। मैंने वो हस्तरेखा शास्त्र क्या होता है वो भी मैंने सीखा और बड़ा अच्छा प्रेडिक्शंस भी करने लग गई। तो जब प्रेडिक्शंस कर रही थी तो सबने कहा कि ऐसे इतना अच्छा तुम कैसे कर लेती हो? तो फिर कहा कि अरे ये तो फिर डेस्टिनी है, ऐसी वाली बात। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरा हर बात पे चैलेंज देने की बड़ी आदत थी। ऐसा है क्या? तो कहते हैं जैसे लाइफ लाइन है, कहते हैं इससे चेंज नहीं होता। तो मैंने कहा ऐसा है क्या? मेरी लाइफ लाइन मैंने देखी, अच्छा इससे ये प्रोडक्ट होता है। मैंने कहा मैं अपने अंदर ये चेंज लाती हूँ, देखती हूँ मेरा लाइफ लाइन चेंज होता है कि नहीं। आप ये मानो 3 महीने में मेरा लाइफ लाइन में चेंज था और उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा मेरी हाथ की मुट्ठियाँ, ये जो रेखाएँ हैं वो मेरी मुट्ठी में है, तो मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। दैट वाज़ अगेन वेरी एम्पावरिंग फॉर मी कि लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे हाथ में ये लिखा है, किस्मत में ये लिखा है, तो बस यही होगा। अगर उसको भी चेंज कर सकते हैं तो क्या नहीं चेंज कर सकते। तो ये एक बड़ा उस वक़्त मेरे लिए था, +1 की बात है ये। तो ये चीज़ें मेरे अंदर से सारी चल रही थी, बहुत सारी और फर्दर
एक्सप्लोर करते हुए आगे ग्रेजुएशन करना, और ग्रेजुएशन और उस दौरान भी बहुत सारे घर में भी सिचुएशंस थी जो चल रही थी, उठा-पटक बहुत तरह की। वो सब करते हुए एक पॉइंट पे था कि मुझे क्या करना है, और समझ नहीं आ रहा था कि जॉब में क्या, जैसे होता है ना, हम ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद कौन सा जॉब लेना है, कॉम्पिटिशन्स में जाना है ना। तो ऐसे ही मैं खड़ी थी, अपने बस स्टैंड में खड़ी थी, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे के खड़ी थी। वहाँ पर कोई जने खड़े आपस में बात करते थे कि ये जो कॉम्पिटिटिव जॉब्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, ये तो खैर चलने वाले हैं, हमें जो अच्छा लगता है हमें ना वो करते रहना चाहिए। तो मैं वहाँ खड़ी होकर सोचने लगी, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ? तो मैंने कहा मैं पढ़ा बहुत अच्छा सकती हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन्स कर रही थी, और कहाँ मैं स्टूडेंट थी, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे थे। तो मैंने कहा तो ये तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं उसी दिन गई, तुरंत मैंने इंटरव्यू दिया, वो तुरंत सेलेक्ट भी हो गया। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रही। और मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे लिए रहा कि जब मैं किसी में एंटर हुई, उसको और एक्सप्लोर करने की जो स्टडी है वो मैंने और बाद में की, और जब और की तो और जानती गई। ये चीज़ें भी मेरे साथ होती रही। जी। शंपा जी, जैसे आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपने टीचर लाइन भी चूज़ कर ली, तो उसके बाद एक और नया पड़ाव होता है कि हमारे जीवन में हम अपने जीवन साथी को ढूँढना शुरू कर देते हैं। तो हम आप आपके जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं। जीवन साथी का जो है वो मेरे अंदर ना बड़ी प्रायोरिटी सेट थी कि मेरे पिताजी जाने से पहले बोल के कहते, तुम माँ और बहन को देख लूँगी ना। थी तो मैं छोटी, पर पापा को हमेशा मुझे खुश करना होता था, तो हाँ बोल दिया था। तो मेरे अंदर एक प्रायोरिटी सेट हो गई थी कि भाई मुझे लड़का जो भी है, और ये भी था, पापा का भी बड़ा था कि पापा से ज़्यादा मैं कहूँगी मम्मा का था कि बंगाली ब्राह्मण होना चाहिए। बड़ा क्लियर उनका था, बाहर कुछ नहीं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज थी जब माँ ने डिसाइड किया कि चंडीगढ़ में जाके उन्होंने, पापा ने, जैसे तो ऐसा कोई एसेट तो नहीं था हमारे पास कि हम वहीं रहें। तो मम्मी को ये था कि बहुत सारे रिलेटिव्स ने कहा कि आप उधर आके रहो, 2 बेटियों को लेकर तुम कैसे बड़ा करोगी? नहीं, यहीं बड़ा करूँगी। तो वहाँ पर बंगाली ब्राह्मण से शादी करना है, पता नहीं कहाँ से होगा, पर मुझे ऐसा चाहिए जो बंगाली ब्राह्मण है और यहीं रहता हो, जिससे कि मैं माँ और बहन को छोड़। देखिए हमारे संकल्प का, पावर का, थॉट का कैसा है, लिटरली ऐसा हुआ कि जो हैं कोई एक सज्जन फैमिलीज़, वो बंगाल से ही थे बेसिकली, वो इधर आए, उनका ट्रांसफ़र इधर हुआ था और यहाँ थे, और शादी का सेट हुआ, शादी हो गई। बचपन से मेरी माँ मुझे बहुत, ऐसे नहीं करोगी तो सास डाँटेगी, ये तो मेरा नाक पता नहीं, वो ससुराल में तुम लोगों को सब बोलेंगे कैसे माँ-बाप ने क्या सिखाया, बोल के हमेशा हमें बोलती थी, और मैं बहुत परेशान होती थी कि अरे, और साथ में बहुत सारे क्वेश्चन्स मेरे होते थे कि ये भी करना है, ऐसा भी करना है। कथावाचक मैं थी, बहुत सारे कथाओं को पढ़ना, नई अंडरस्टैंडिंग तो मैं क्वेश्चन करना, और ये कि माँ ये बोलती थी, मुझसे तो बोल देती हो, सास को कैसे बोलोगी? तो मेरे अंदर बड़ा था कि, लेकिन बहुत अच्छा हो गया, शादी के बाद देखा तो मेरी सास तो बहुत ही एकदम, जो हम मुंबई भाषा में बिंदास बोलते हैं ना, वो बिंदास। एकदम जो तुम्हारा मन है तुम वो करो, एकदम खुली छूट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि चिंता करना है, वो करना है। खूब खुश होकर मज़े में मैं थी। अपना जो जॉब था वो मैं कंटिन्यू कर रही थी, और बीच में ये भी पता चला कि मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ मेरे अंदर एक बात थी कि जो बात शायद मेरे बर्थ के समय का था, वो पता नहीं, मुझे उस वक़्त याद नहीं था। क्या था कि उसी दौरान मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भी हो गया था कानपुर में, और मैं अंदर से बड़ी वो गिल्ट में आ गई थी कि पापा को मैंने प्रॉमिस किया था, तो मैं अपने लिए सोच के मैं तो आ गई, मेरी माँ और बहन को मैंने नहीं देखा। तो मैं रोती रहती थी, और जब बच्चे का बर्थ हुआ, वो बच्चा जो था उसको हमेशा, जैसे है ना, चेस्ट कंजेशन, ये तो अब मैं एज़ अ साइकोलॉजी का समझकर मैं रिलेट कर पाती हूँ कि हमारा जो ग्रीफ़ है, वो हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट करता है। तो बच्चा जो है वो पूरे माँ के साथ रिलेट करता है, तो मेरे अंदर का जो सैडनेस था वो बच्चे के अंदर गया, और मैं क्या सोच रही हूँ कि क्या बीमार बच्चा है, इसको हमेशा लंग्स में ही दिक्कत रहती है, मतलब इसके नेबुलाइज़र दो, ये करो, वो करो, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सारी बातें थी। फिर ख़ैर मेरे हस्बैंड ने इतना देखा तो कहा कि छोड़ो, मैं इधर चंडीगढ़ में ही वापस आ जाता हूँ, अपना काम करता हूँ। लेकिन इस पूरे दौरान में
जो एक चीज़ बात होने लगी वो है कि जब आ गए हम लोग चंडीगढ़ में और फिर वहाँ पर वो सेटअप करना, आपको पता है अचानक कोई बिज़नेस को पूरा खुद जॉब करते हुए बिज़नेस को सेट करना, उसका अच्छे से रन करना इतना आसान नहीं होता। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस आने लग गए और उस चैलेंजेस में कहीं मेरे अंदर ये भी बात, अब हस्बैंड उसमें डेफिनेटली लग गए, तो कहीं आई वाज फीलिंग कि मुझे प्यार नहीं है। हस्बैंड सबकी केयर करते हैं, मेरी केयर नहीं करते। मेरे अंदर जैसे एकदम मैं पूरा शरीर में बहुत हेवी भी होती चली गई, माइग्रेन होना, थायराइड होना, बहुत अपनी बात को जैसे मुझे लगता था मैं बोल ही नहीं पाऊँगी। तो वो सारा मेरे अंदर, और बहुत जो घुटन, गुस्सा, ये सब और बढ़ने लग गया, बहुत बढ़ने लग गया। और मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं पढ़ा सकती हूँ, मुझे इतना ही पता था कि मैं पढ़ा सकती हूँ। और मैं बहुत अच्छे एक पॉइंट पर मैंने स्कूल का जॉब छोड़ दिया था। मैं खुद ही अपना काम करने शुरू कर दी थी कि मैं बच्चों को अपने तरीके से उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके फिर मैं कराऊँगी। वो मैं काफ़ी हद तक कर रही थी और काफ़ी अपना मेरा अच्छा चल भी रहा था। तो वो उसी में मैंने अपने आप को झोंकना शुरू किया था। और उसको करते हुए ही मेरे अंदर ये भी बात थी कि माइंड पावर जो मैंने खुद जब मैं ग्रेजुएशन और ये सब कर रही थी तब उस पर मेरा एक झुकाव आया था कि हमारे जो माइंड है उसको हम लोग उसका काफ़ी सारे जो हैं लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन उनका अगर हम अलाइनमेंट करते हैं तो हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो उसके ऊपर मेरी स्टडीज़ चालू थी। और इसी दौरान जैसे फर्स्ट चाइल्ड होने के बाद मैंने आपको बताया मेरे शरीर का बहुत सारा टेंशन और बहुत सारे, और उसमें मैं जैसे सिकुड़ती जा रही थी, घुटती जा रही थी, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो गई थी। तो मेरा कहीं ऐसा शुरू हो गया था कि कुछ वे आउट मुझे ढूंढना है, कुछ वे आउट ढूंढना है। तो उस वे आउट में एक बार मैं अपना जिसको कहते हैं ना अपना सेल्फ को जगाने के लिए कहते हैं ना सेल्फ मास्टरी वाले वर्कशॉप में भी गई थी, जहाँ जहाँ मेरे ये ऐसा मुझे से तो ये होता ही नहीं है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, वो शुरू हुआ। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई, जिससे मेरा इनफैक्ट आप कह सकते हो आगे का रास्ता बना, वो था कि एक बात मेरे दिल में बहुत बुरी तरह से दब गई थी, सदमे की तरह, बहुत पेन हुआ था मैं, और वो मैं किसी को बता नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसी ही होती जा रही थी मैं। तो उस वर्कशॉप में वो मैं निकाल पाई, बहुत रोई, बहुत, लेकिन उसने मुझे जैसे खोल दिया, मुझे खोल दिया उसने कि मैं कर सकती हूँ। ये कर सकती हूँ वाली जो बात है ना, दैट इज़ वेरी एम्पावरिंग। और इसी में ही फर्दर आया कि भई बॉडी बिल्डअप हो गया है तो इसका आप कर सकते हो। मैं गई कि भई डॉक्टर को पूछूँ कि क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया आपको तो हर्निया है, आपको सर्जरी करनी पड़ेगी, तो अगर आपको सेकंड चाइल्ड करना है तो आप कर लो। तो ऐसा प्लान नहीं था पर हो गया तो, लेकिन कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। इस दौरान मैं कई सारे जो मेरे पहले भी इंस्टेंसेस होते थे कि लोगों कोई अचानक एनर्जी आना, उसके साथ बात करना, ये या फिर नहीं बात करना, ये सारी समझ मेरे अंदर थी। और ये जो बेबी मेरे कंसीव हुआ, जहाँ पहले प्रेगनेंसी में मैं लास्ट तक चलती जा रही थी, इसमें मेरे 6 मंथ्स में ही, क्योंकि पेट का मसल बिल्कुल नहीं था, 6 मंथ में ही मैं आप कह सकते हो लेट के थक के ऐसा ही मेरा हाल था। उसी समय मेरे सामने बड़ी सारी चीज़ें आ रही थी कि प्लान हुआ, एक मैंने पोस्टर देखा कि माइंड पावर का कोई वर्कशॉप हो रहा है। मुझे बड़ा उसने अट्रैक्ट किया कि अरे ये वाला मुझे करना है। और साथ में ये भी था कि घर में फैमिली वाले ने ये प्लान किया कि हम लोग जो हैं वो देवियों के दर्शन करने जाएँगे। ये प्लान हो गया, दोनों सेम डेट। और मुझे अंदर है कि मुझे माइंड पावर तो करना ही है। कैसे करें? उनको मना नहीं अब घर से, और वो मुझे ऐसे जाने भी नहीं देंगे कि जाके मैं छुप के गई थी उसका इंट्रोडक्शन अटेंड करने, क्योंकि घर वाले कहेंगे तुमसे बैठा नहीं जा रहा, तुम कहाँ जा रही हो? ऐसे बोलते थे। तो माँ के पास जाके छुपके से गई थी। फिर मैंने कहा मैं निकल रही हूँ और मैंने ऐसे संकल्प किया, मुझे जो बाहर घूमना भी मुझे बड़ा पसंद है। मैं वहाँ भी जाऊँगी और ये भी तो करूँगी अटेंड। कैसे होगा? वो कैसे होगा? पता नहीं, मुझे करना है। अच्छा बोल के मैं शांति से, जैसे मैं हमेशा होती थी ना, शांति से बैठ गई। गाड़ी में बैठ के जा रही हूँ। अचानक मेरे अंदर से आंसर आया, पर कल सुबह तो चंद्र ग्रहण है ना? अरे वाह! आंसर आ गया। चंद्र ग्रहण में मंदिर बंद हो गए। तो घर में बोल दिया देखो मंदिर बंद है तो नहीं जा सकते। और इधर मैंने देखा तो टाइम, जो वर्कशॉप का टाइम है उससे करीब 1 घंटा पहले चंद्र, क्योंकि माँ मुझे जाने नहीं देगी। आपको पता ही है जब चंद्र ग्रहण है तो प्रेगनेंसी में बाहर जा नहीं सकते, तो माँ जाने नहीं देगी। माँ को भी पटा लिया, ससुराल वाले भी पटा गए और मुझे जो चाहिए वो भी हो गया। तो मैंने कहा मम्मा मुझे तो जाना है, ठीक है? बोलकर वो जैसे टाइम खत्म हुआ फटाक से नहाना भी है, वो फुल स्पीड नहाई और निकल गई। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आई, चली गई।
कहने को वो माइंड पावर था पर एक्चुअल में वो मेडिटेशन का था। पूरी तरह रिलैक्स होकर अपने साथ जाकर तुम ये भी देख सकते हो, तुम ये भी जान सकते हो, तुम अपने बारे में ये भी जान सकते हो। मेरे लिए तो बस खजाना हाथ लग गया कि अरे मेरे अंदर जो प्रश्न थे वो तो मैं जान सकती हूँ, ये ध्यान तो मुझे ध्यान तो नहीं बता रहे थे, वो माइंड का पावर इसलिए तुम कर सकते हो, वो ऐसे बता रहे थे। बहुत बढ़िया। तो मैं जाके पूरा बेबी क्या है उसको देखना, बड़ा बेटा घर में है वो शांत रहना, उसको बोलना, उसके साथ कम्युनिकेशन करना, ये सब शुरू कर दिया। मैं जैसे मेरे हाथ में कहते हैं ना जादुई छड़ी वैसे आ गई। एनर्जीज होते हैं, चक्रास होते हैं, जो हम डीटीज बोलते हैं वो भी एनर्जीज ही होते हैं। और हर मंत्र का एक वाइब्रेशन होता है, वो एक सर्टेन एनर्जी क्रिएट करता है। और उस सर्टेन एनर्जी में क्या होता है, ये सारी चीज़ों को मैं सीखने लग गई। और आप ये सोचिए, मुझे वो कहते हैं ना वो खुल जा सिमसिम जैसे खजाना खुलता है ना, मेरे लिए जैसे ऐसे खुल गया। तो वो सब होने लग गया और इतना मेरे अंदर चाव खुला कि भाई मुझे तो अभी, मैं एक रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, उसको जानना, लामा फेरा क्या होता है उसको जानना, उसके बाद आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा योग, जो जो मोडालिटीज सबको एक्सप्लोर कर डाला। और इसको एक्सप्लोर करते करते मैंने, इनफैक्ट आपको ये बताऊं, इतना मेरे लाइफ का एक्सप्लोरिंग का है। मैं मिसेस होम मेकर कंटेस्ट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, उसमें 2 टाइटल भी जीते। और सिर्फ यही नहीं, जाके जब मैं वो कर रही थी तो मैंने एक शॉप भी चलाया। शॉप चलाते वक्त मुझे था कि वो शॉप तो ऐसा रखा था कि जो चंडीगढ़ में जो बंगाली चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, ऐसा करके सोचा था। गए तो थी सामान बेसिक लाने के लिए, पर मेरा आया कि जो वहाँ के, जो बंगाल में इंटीरियर में जो क्राफ्ट के जो कार्टिशियंस जो हैं पूरे, जो बनाने वाले, उनके पास देखिए लाइन है, शॉप होना चाहिए प्रॉफिट मेकिंग। मैं कर क्या रही हूँ, जो वो बुन रहे हैं बुनकर उनके पास जाना, जो बना रहे हैं उनके पास वो डोकरा और ये सब उनके पास, उनकी तकलीफ़ों को समझना। अच्छा मैं तुम्हें इस तरह से प्रमोट करूँगी। अब आप बताइए, अगर आप उसको प्रमोट करने लगोगे तो आपका दुकान तो नहीं चलने वाला, तो अल्टीमेटली दुकान चला नहीं। लेकिन मेरा एक चीज़ की क्लैरिटी आ गई कि मैं जो खुश हो रही हूँ वो है जब मैं स्पिरिचुअल क्वेस्ट, उसी दौरान ये लामा फेरा के ही इसमें एक क्वेस्ट था, जहाँ हम लोग हिमालय गए, धर्मशाला में, धर्मकोट पूरे हिमालय में। चैंटिंग तो मम्मा करती थी, वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप चैंट करो। उसके पहले उन्होंने बताया था कि हमारे जो चक्र हैं उनकी ऊर्जाएं जैसे बढ़ती हैं, उनकी मुद्राएं बनती हैं, हाथ में हम जैसे मुद्राएं करते हैं वो मुद्राएं बनती हैं। तो आप चैंट कीजिए। और उनके वो स्पेशल उनका ड्रेस वगैरह भी था, वो पहन कर मैं बैठ गई और पूरा चैंट सुबह से उन्होंने जैसे बताया था पूरे सीरियसनेस के एकदम अल सुबह जाके बैठ गई पूरा, और शुरू हो गई। अपने आप एनर्जी बढ़ रहा है, मैं चैंट कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ एनर्जीज बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा मुद्राएं बन रही है, एनर्जी मूव कर रही है, पूरे नीचे से ऊपर तक जा रही है। यहाँ तक आई, यहाँ की बंद हो गई। इतना अंदर से एक नोइंग है मुझे कि एनर्जी जो है यहाँ तक रुकना नहीं चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए। इतनी आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये ऊपर क्यों नहीं जा रही है। लेकिन ये बाद में समझ आया कि चैंटिंग अल्टीमेट नहीं है। ये बाद में जब मुझे, तब जब मैं पेसिज्म से जुड़ी तब समझ आया कि ऊर्जा ऊपर जाती है, जो मेरे नोइंग थी वो सही थी। इसी दौरान ही जब मैं एक्सप्लोर कर रही थी, हर चीज़ों जिनको मैं सीख रही हूँ उसमें मैं पूरे डूब के सीखती थी। तो वो रेकी सीखना, और रेकी में क्या हो रहा है, तो जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है ये पूरा नहीं बता रहे, इसमें और भी कुछ है, ये पूरा क्यों नहीं बता रहे। मैं उनको और पूछूं, अरे इतना होता है, तुम और सीखोगे तो और जानोगी, इतने बेसिक क्यों नहीं बता रहे हो। क्रिस्टल गेजिंग कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, और वो जो हमारे जो मेंटर्स हैं जो सिखा रहे हैं वो कहते हैं वाह तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। एज इफ ये सारी जो हो रही थी कि, वो बाद में जब पास्ट लाइफ देखे तो पता लगा अरे मैंने किया हुआ था वो सारा, वो जैसे रिवाइव हो रहे थे। और उसी दौरान वो ऑटो राइटिंग करना, चैनलिंग होना, ये सब बहुत कुछ मैंने एक्सप्लोर किया, तो एम्पावरिंग जी होता रहा। शंपा जी, इसके बीच में जैसे कि आपने अभी बोला कि आप बाद में आपको पता चलता है कि आप मेडिटेशन की बहुत बड़ी पावर है, तो आपके जीवन के अंदर मेडिटेशन तो ठीक है आया, वो भी हम समझते हैं, परंतु हम उससे पहले जानना चाहते हैं कि जैसे आप बंगाली फैमिली से हैं, बंगाली फैमिलीज में 99% लोग नॉन वेज होते हैं,
ठीक है, तो आप भी क्या नॉनवेज खाते थे? बिल्कुल मैं खाती थी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था बचपन से, मेरा झुकाव मिठाई की तरफ ज़्यादा था। तो नॉन-वेज का इतना मेरा प्रेफ़रेंस नहीं था, पर घर में था प्रोटीन खाना चाहिए, वो था ना पापा को तंदुरुस्त होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भई ससुराल वाले बोले कि बीमार, कमज़ोर लड़की को दिया, ऐसे टाइप का नहीं होना चाहिए। पर मैं देखती थी कि वेजिटेरियन में भी चलता है, मेरे लिए ऐसा कंपल्सरी नहीं था। तो वो मैं खाती थी, थोड़ा बहुत तो चलता था। बाद में भी वो चलता था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखना शुरू किया कि जैसे-जैसे मेरा जो रुझान और अपने अध्यात्म में ऊर्जा के साथ हो गया, तो मैं उसको पूरा अवॉइड करने लग गई। बस इतना होता था कि जैसे बंगाली फैमिलीज़ में बहुत वो कहते हैं कि जो सधवाएँ हैं, यानी जो जिनके हस्बैंड जीवित हैं, उनको ये मछली ज़रूर खाना चाहिए, ये दिन खाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे कहती थी कि ऐसा क्यों कंपल्शन डाल रहे हो? ऐसा क्यों डाल रहे हो? मैं हमेशा ऐसा बोलती थी। लेकिन इसके पीछे जो एक डर वाली बात थी, मेरे अंदर ये भी था कि इस डर का पीछे का साइंस क्या है? क्यों ऐसा है? क्यों इसको करना है? क्यों खाना है? ये क्वेश्चन भी मेरे अंदर हमेशा से था। और डेफ़िनेटली मैं कहूँगी कि पीएसएसएम से जुड़ने के बाद इसका भी मैं बहुत सारे आंसर्स ढूँढ पाई हूँ। और क्यों है, किस लिए है, इसका भी मैं ढूँढ पाई हूँ। माँ को भी पूछा था और हम लोग जैसे बाद में भी बच्चों को भी, जैसे मैंने जिस स्कूल में डाला था वो भी बड़ा हार्ड बेस्ड था। वहाँ पर भी यही बात आई कि पहले, बहुत पहले जब राजा लोग थे, कई राजा लोग थे, वो लोग कभी-कभार लेते थे वो राजसिक भोजन, जिससे कि वो पूरा अध्यात्म की ओर ही डायरेक्शन ना हो जाए, इसीलिए उनको कभी-कभार कहा जाता था। लेकिन वो भी अगर आप डीप जाएँगे तो वो मेडिसिन के रूप में होता था कि कोई ख़ास है, कुछ किसी का करना है। इनफैक्ट अभी और डीप जाएँगे तो हमें एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि उनको खाना ही पड़ता था या उस एनर्जी से जुड़कर ही उनका काम बन जाता था। ये भी बड़ी डीप बात है, जो कि मैं शमानिज़्म में भी मैंने जाना कि हम किसी भी एनर्जी से जुड़कर भी, हमें ज़रूरी नहीं है कि उसको हमें इनटेक करना पड़े। हम एनर्जी से जुड़कर भी बहुत सारे हीलिंग ले सकते हैं। तो ये बात जब मेरे अंदर आने लग गई, तो ध्यान में आने के बाद, पीएसएसएम से जुड़ने के बाद तो इमीडिएटली मेरा नॉनवेज तुरंत ही बंद हो गया। पहले भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा नहीं रहा था, मेरा हट गया था इंटरेस्ट। मैं नहीं, खाना नहीं है, ऐसा ही मेरा चलता था, क्यों छोड़ो ना, क्यों ही खाना है, ऐसा था। और यहाँ आने के बाद तो जो साइंस समझ आया, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही छूट गया, बिल्कुल ही छूट गया ये बात। शंपा जी, जैसा कि आप बता रही हैं कि आपका जो सेकंड बेबी अभी नहीं हो सकता था, फिर आपको डॉक्टर ने एडवाइस करी और आपने कंसीव भी कर लिया और उसके बाद आप वर्कशॉप्स में भी जाना शुरू हो गई। आपने एक वर्कशॉप अटेंड करी जो मेडिटेशन के रास्ते राइट, में जा राइट, रही राइट। थी हुँ। और साथ में आपने और भी बहुत से आर्ट ऑफ लिविंग या और जगह से भी बहुत साथ जुड़ी। तो आपने जब वो मेडिटेशन का प्रोसेस करा, चाहे उसको माइंडफुलनेस के साथ कहिए या जो भी नाम दे दीजिए, बट जो नाम आपने जो काम किया मेडिटेशन के टाइम पे, उस समय आपको क्या अनुभव हुए? आपकी क्या फीलिंग हुई? उसमें आपने और क्या डिस्कवरी करी? इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वंडरफुल। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बेबी के साथ जो हम कहते हैं ना गर्भ संवाद, ये मेरा आरंभ हो गया। मुझे डॉक्टर ने पहले ही बताया था कि हर्निया है, पेट का मसल नहीं है, तो बच्चे को एक अगर कंसीव हो जाता है तो उसको कहते हैं ना डिस्ट्रेस हो सकता है, तो उसका नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल है। पहले भी मेरा सी सेक्शन ही था, तो दूसरा भी दिक्कत हो सकती है, मतलब सी सेक्शन में भी इमरजेंसी हो सकता है, तो उन्होंने मुझे पहले बोला था। और साथ में ये भी बोला था कि जैसे मैंने आपको बताया हर्निया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करेंगे कि जब सेकंड चाइल्ड भी नॉर्मल तो नहीं होगा, हम तभी आपका जो हर्निया है उसको रिमूव कर देंगे। ये बात उन्होंने बोली थी, तो दोनों कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, ऐसा सोचा था कुछ हद तक। तो ऐसे करके प्रोसीड कर रहे थे। तो ये जो मेडिटेशन आया मेरे जीवन में, इससे मुझे बहुत अच्छा हो गया कि मैं बेबी के साथ कम्युनिकेट करना। सचमुच मेरी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही थी। मुझे एक पॉइंट पर समय खाना नहीं मिलने तो चिड़चिड़ाहट, अजीब-सा लगना, बेचैनी लगना, बहुत ऐसे शुरू हो गई थी और बहुत सारे टेस्ट्स भी होते थे। तो मैं देख रही हूँ कि जहाँ मतलब ऐसा मेरे को लगता था कि बस एकदम मैं बैठ जाऊँगी, ऐसे झुक जाऊँगी। तो वहाँ मैं बच्चे से बात कर रही हूँ कि बच्चे हम लोगों को मिलकर ये करना है, और मैं पूरा उसका सपोर्ट उसमें मुझे मिल रहा है। हुआ भी कि जब जो टाइम डॉक्टर ने बताया था उससे पहले ही जो हमारा वाटर बैग है वो
फट गया था। और आप मेडिटेशन का ही इसका फ़ायदा बता सकते हैं कि जहाँ सारे घर वाले एकदम जिटरी हो गए कि बाप रे, अभी आप समझ सकते हो इट्स इमरजेंसी, और वो भी जनवरी, चंडीगढ़ की जनवरी, अब दिल्ली चंडीगढ़ एक ही, बहुत ठंड होती है उस वक्त, मतलब उस वक्त बहुत ठंड, और कैसे करेंगे, ब्लड लाओ, ये करो, सब रो 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 के परेशान हो रहे हैं। मैं बस शांत हूँ, ये जो एक वाटर बैग निकलने से जैसा होता है वो ठीक कर दो, मैं पूरी काम। इनफैक्ट डॉक्टर तक टेंशन में आ गए थे क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन है, पर मैं बिल्कुल काम थी, एकदम शांत थी। इस शांति का इफेक्ट बहुत अच्छा रहा। जो बेबी का बर्थ हुआ वो, ऑल्दो मैं सोचती थी कि शायद ये जो बेबी को कहते हैं ना पेट में ही पॉटी हो जाना, ये इसका, ये अपने आप में कितना भयंकर हो सकता है ये मुझे बाद में पता चला था। लेकिन मैं क्योंकि काम थी, मैं शांत थी, तो बेबी पर जितना वर्स जाना था वो नहीं हुआ। वो जस्ट एक डिस्ट्रेस जो उसका हुआ था, डिस्ट्रेस हुआ था, वो डिस्ट्रेस तक ही रहा, लेकिन उसका जो बहुत भयंकर हो सकता था वो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत बाद में उसका जॉन्डिस डेवलप हुआ था, लेकिन वो भी मैं मेडिटेशन में, डॉक्टर ने कहा 72 घंटे लगेंगे इसको ठीक होने पर। मैं वहीं बैठ गई मेडिटेशन में, तुझे अभी ठीक होना है, और मैं बैठ के उसके सामने, वो लाइट में उसको रखा है और मैं बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ। 24 आवर्स में ब्लड रिपोर्ट में चेंज। डॉक्टर खुद रिपोर्ट देख के हैरान हो रहे हैं, जितना मैंने देखा था उतनी जल्दी तो उसका रिजल्ट नहीं आना था, और मैं मन में मुस्कुरा रही हूँ। सिर्फ यही नहीं, यही मेडिटेशन में मेरे अंदर यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आई कि जो मेरी बहन की बेटी, उसका उसी दौरान, बच्चे के, मेरे सेकंड बेबी के बर्थ के बाद उसका भी, उसको साथ में छोटी थी वो भी, उसको टेस्ट कराने ले गए तो उसके हार्ट में होल था। उस हार्ट के होल को भी मेडिटेशन से वो भी हील हुआ था। उसका तो पूरा प्रूफ था कि जहाँ पूरे साइन है कट का, वो पूरा जो लेते हैं, पर वो ठीक हुआ। दिस इज द पावर ऑफ मेडिटेशन। क्या कुछ हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मेरे लाइफ में जब बहुत सारे और भी, क्योंकि इमरजेंसी में हुआ तो वो हर्निया रिपेयर तो हुआ नहीं, मैं वही बेढब की बेढब ही रह गई, जो पर्पस था वो तो हुआ नहीं। तो और सारा अपने बारे में और लो फील करना, डिप्रेशन में जाना, ये शुरू हो गया मेरा। जहाँ मैं एक तरफ इतना कुछ सीख रही हूँ, अपने बारे में लो फील करने की वजह से जैसे मैं खुद ही डूबती जा रही थी। तो एक जो मास्टर थे उन्होंने कहा, तुम अपना पास्ट लाइफ क्यों नहीं देख लेती। ये पास्ट लाइफ का एक थोड़ा ये भी था कि पहले भी कहीं कहीं से मुझे कमेंट सुनने को मिल गया था कि इतने तुम्हारे टेंशन है, तुम्हारे लाइफ के इतने चैलेंजेस हैं, जरूर कर्म बुरे किए होंगे। तो ये था, तो मुझे था मैं देखना है, तो मैं देखी। तो जो जहाँ मुझे अपने हस्बैंड के साथ मुझे लगता था कि ये मुझे प्यार नहीं करते, ये है वो है, तो मैंने पास्ट लाइफ देखा। देखने के बाद मुझे दिखा कि भाई मैंने भी क्या क्या किया, जो वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा ही मैंने किया था, पर मुझे वो नज़र नहीं आया। मैंने इतना नहीं किया, मुझे ज़्यादा हो रहा है। यानी मैं अभी भी तोल-मोल में थी। ये तोल-मोल जो है, ये मेरा चेंज हुआ पीएसएसएम में आने के बाद। डीपर अंडरस्टैंडिंग जो है, वो मेरे पीएसएसएम में आने के बाद हुआ। बहुत सारे बुक्स भी पढ़ रही थी, आंसर्स ढूँढ रही थी, तरह-तरह की चीज़ें कर रही थी, पर आंसर्स नहीं मिल रहे थे। जगह-जगह जाके, मैं आपको सच बताऊँ, मेरे हस्बैंड भी और मेरे मदर भी साईं बाबा के बड़े भक्त रहे हैं, और कम्युनिकेशन तो होता ही था। तो मुझे याद है मैं, बाबा का एक मंदिर था, वहाँ जाके बैठ के मैं बहुत रोई थी। बाबा मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे नहीं समझ आ रहा। आप, मैं बिल्कुल क्रेडिट दूँगी, क्योंकि बाद में मैंने देखा कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई गाइड। उसके बाद ही मेरे हाथ में वो पैम्फलेट आया, जहाँ पिरामिड मेडिटेशन से का दिया हुआ है। तो मैंने कहा मेडिटेशन तो होता है इतने जगह से, मैं सीख रही हूँ, ये भी है, ये भी है, पिरामिड क्या है। पिरामिड करके ना मुझे बड़ा ये कुछ खास लग रहा है। फिर भी मेरे साइंटिफिक, जो साइंस का मेरा बैकग्राउंड है, वो मेरा जागृत हो गया। बिना चेक किए नहीं जानूंगी, वो तो जानना है क्या है, काम करता है तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। उसमें लिखा था पिरामिड की बड़ी शक्ति होती है, उसमें बहुत ऊर्जा आता है, और जो आप करते हो ध्यान, उससे 3 गुना फायदा होता है। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे कैसे हो सकता, पिरामिड क्या कर लेगा, प्रश्न मेरे अंदर आने लगे। ध्यान तो अपना जो मैंने सीखा है, मुझे तो ध्यान आता है, एक होता है ना अपने, एक स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है। ध्यान तो मुझे पता है, पिरामिड की वजह से कुछ होता होगा, ये मेरे अंदर आने लगा। तो मैंने कहा इसको ज़रूर मैं पक्का पता करूँगी, टेस्ट करूँगी, अगर सचमुच काम करता है तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। जी शंपा जी,
आपकी PSSM के साथ जर्नी बहुत सुंदर तरीके से शुरू हुई। अभी हम इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, कितनी सुंदर जर्नी है जीवन के अंदर, कैसे हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी हाथ की रेखाओं को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। अगले एपिसोड में हम शंपा जी से जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने PSSM के साथ जुड़कर पिरामिड ध्यान सीखकर अपने क्यों के नए उत्तर जाने, जो उनके पास और प्रश्न थे। तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद। मैं पत्री सर के बारे में आर्टिकल हर मैगज़ीन में सर क्या कह रहे हैं वो सब होना, उसको उनको पता करना, लिखना, ये सब मैं कर रही थी। मेडिटेशन में सर से कनेक्ट कर रही थी, लेकिन मैं तब तक पत्री सर को मिल नहीं पाई। और सर बैठे पिरामिड, मेरे अंदर पिरामिड भी देखना है, सर भी, और देखे दोनों साथ में, मज़ा आ गया। तो मैं देखूँ, मैंने किंग्स चेंबर को देखा, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो सर ने कहा जाना है। सर जैसे अंतर्यामी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसा।